हेलो क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर चुके थे हम लोग और सब कुछ पूरा कर चुके थे, पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लास्ट टॉपिक अपना आज कंप्लीट करके चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लेंगे। तो चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वायरॉइड्स। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रियॉन्स। तो ये दोनों लास्ट टॉपिक है। लास्ट टर्म पे हमने वायरस पढ़ा था। अब आइए देखते हैं क्या होते हैं वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स जो होते हैं उनको हिंदी में हम वायरॉइड्स ही बोलते हैं। वायरॉइड्स होते क्या हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल नोन पैथोजन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के सबसे स्मॉल नोन मतलब ऐसे पैथोजन होते हैं, ऐसे वाहक होते हैं जो सबसे स्मॉल होते हैं। और किसके लिए होते हैं ये मेनली प्लांट्स के लिए, यानी कि पौधों के लिए जो इन्फेक्शियस वायरस होते हैं वो कौन होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? वायरॉइड्स होते हैं। ऐसे पैथोजन होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स के लिए होते हैं। तो ये हो गई बात थोड़ी सी वायरॉइड्स के बारे में। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं कि वायरॉइड्स की खोज किसने की थी। तो वायरॉइड्स की खोज जो की थी उन साइंटिस्ट का नाम था थियोडोर डायनर। थियोडोर डायनर ने 1971 में वायरॉइड्स की खोज की थी। और वायरॉइड्स को सबसे पहले उन्होंने देखा था पीएसटीवी। पीएसटीवी मीन्स होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, यानी पोटैटो के अंदर जो ये बीमारी हो रही थी, ये जो पैथोजन के कारण जो ये डिजीज हो रही थी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स, तो इस वायरस के कारण मतलब इस स्पीसीज के अंदर, इस पोटैटो के अंदर उन्होंने इस वायरॉइड्स को देखा। और ये वायरॉइड्स किसने देखा था? थियोडोर डायनर ने देखा था 1971 में पोटैटो के अंदर। और इस डिजीज का क्या नाम था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। तो ये थियोडोर डायनर ने 1971 में पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स देखे। और ये वायरॉइड्स क्या होते हैं? स्मॉल पैथोजन होते हैं, प्लांट्स के ही स्मॉल पैथोजन होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं उनके सबसे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं इनकी लेंथ यानी कि इसकी साइज के बारे में। तो इनकी जो साइज होती है वो 120 to 475 न्यूक्लियोटाइड लेंथ में होती है, यानी कि इनकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 120 से 475 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई की होगी। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बन रही है, न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है, उसकी चेन की लंबाई कितनी होगी? 120 to 475 होगी। फिर देखा जाता है कि किस वायरॉइड्स कहाँ देखे जाते हैं। तो वायरॉइड्स जो है वो मोस्टली तो देखे जाते हैं आपके प्लांट्स में, लेकिन ह्यूमन में भी एक वायरॉइड्स डिटरमाइन है, उसका नाम है हेपेटाइटिस डी। दिस इज अ ह्यूमन वायरॉइड्स। ह्यूमन में जो वायरॉइड्स डिटरमाइन है उसका नाम है हेपेटाइटिस डी। और बाकी जितने भी अभी तक वायरॉइड्स डिटरमाइन किए गए हैं वो सारे के सारे किस में देखे जाते हैं? प्लांट्स में देखे जाते हैं। तो हमारा जो दूसरी मतलब पैथोजन है जो वायरॉइड्स का देखा गया है वो है कोकोनट में, यानी कि नारियल में। और कोकोनट में जो वायरॉइड्स का नाम है वो क्या है? कोकोनट कैडंग वायरॉइड्स, यानी कि कोकोनट के अंदर जो वायरॉइड्स देखा गया उसका क्या नाम है? CCV, यानी कि कोकोनट कैडंग वायरस, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, जिसके अंदर से डिटरमाइन किया ही गया वायरस। तो ये हो गया। एंड हेपेटाइटिस डी इज द ओनली फर्स्ट वायरस व्हिच इज फाउंड इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो वायरस पाया जा रहा है वो क्या है? वो हेपेटाइटिस डी। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके आकार की। तो ये कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ होगा। सर्कुलर मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे? सर्कुलर होंगे, व्हिच मेड अप ऑफ 100 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 100 न्यूक्लियोटाइड चेन से ये मिलकर बने हुए होंगे। लंबाई की बात अगर करेंगे तो 120 to 475 न्यूक्लियोटाइड की लंबाई होगी उनकी। लेकिन कितने न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बने होंगे जो सर्कुलर मॉलिक्यूल का होगा, वो अगर उसकी बात करेंगे तो वो क्या होंगे? वो 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। 100 न्यूक्लियोटाइड्स का मिलकर के एक सर्कुलर मॉलिक्यूल बना हुआ होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाएगा। कैसा आरएनए होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। फिर दिस इज द 1000 स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वायरस, यानी कि एक वायरस, एक विषाणु का 1000वां छोटा भाग, यानी कि अगर वायरस का हम 1000वां छोटा भाग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वायरॉइड्स। यानी कि वायरॉइड्स जो होंगे वो हमारे कितने छोटे होंगे? वायरस से 1000 गुना छोटे होंगे हमारे वायरॉइड्स। फिर लास्ट है इन दिस न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होगा बट कैप्सिड इज नॉट फाउंड। लेकिन कैप्सिड जो होगी यानी प्रोटीन की जो लेयर होगी वो फाउंड
पाई नहीं जाएगी। सो इट इज कॉल्ड नेकेड वायरस। इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? नेकेड वायरस, नग्न विषाणु बोलेंगे, या मेटा वायरस भी इनको हम बोलेंगे। न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा लेकिन कैप्सिड यानी कि प्रोटीन लेयर नॉट प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड नेकेड वायरस और मेटा वायरस। आइए अब इसका फिगर देख लेते हैं हम वायरस का। This is your protein layer and this is a RNA which is circular and it is a virus, not viroids. ये एक वायरस का चित्र है जिसमें हमें प्रोटीन लेयर हमें दिखाई दे रही है और आरएनए कैसा है हमारा? सर्कुलर है। लेकिन इसी का तो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो है हमारा वायरस, तो उसको अगर हम देखेंगे तो वो कैसा होगा? वो ओनली एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होगा which having no any layer, no any covering, no any outer layer. So capsid is not found. प्रोटीन लेयर जो है उसे ही कैप्सिड बोला जा रहा है, वही प्रोटीन लेयर जो कैप्सिड है वो फाउंड इसमें नहीं है। तो ये कैसा हमारा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा वायरॉइड्स हो जाएगा। एंड वायरॉइड्स में कैप्सिड नहीं पाए जाने के कारण इसे हम क्या बोल रहे हैं? नेकेड वायरस बोल रहे हैं या मेटा वायरस बोल रहे हैं। तो ये सारी थोड़ी बहुत सी जानकारी थी वायरस के बारे में। अब हम इसके बारे में इसमें देख लेते हैं कि ये क्या क्या इसके सिम्टम्स है, यानी कि कौन कौन से सिम्टम्स ये शो करता है और मतलब क्या क्या हानि पहुंचाता है प्लांट्स को, और ये कैसे ट्रांसमिटेड होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे जाता है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं वायरॉइड्स के सिम्टम यानी कि वायरॉइड्स के लक्षण। तो वायरॉइड्स के लक्षण क्या क्या होते हैं? तो वायरॉइड्स का सबसे पहला लक्षण है, सिम्टम है, वो ये है द वायरॉइड्स वर्क एज आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग का मतलब होता है काज डिजीज। अब आरएनए साइलेंसिंग क्या है? आरएनए साइलेंसिंग ये है कि मान लीजिए ये आपकी प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में ये आपका है क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो हम लोग देख रहे थे सिम्टम, जिसमें हम पढ़ रहे थे आरएनए साइलेंसिंग के बारे में। और आरएनए साइलेंसिंग का मतलब होता है काज डिजीज, यानी कि डिजीज यानी कि रोग को काज करना, रोग को फैलाना। तो जब आरएनए साइलेंसिंग ये होता है कि जब हमारे वायरॉइड्स प्लांट सेल में एंटर करेंगे तो वायरॉइड्स के कुछ भाग जो होंगे वो क्लोरोप्लास्ट के पास चले जाएंगे, यानी कि हरित लवक के पास चले जाएंगे, और कुछ भाग जो उसका होगा वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इट इज द कंट्रोलिंग पॉइंट, यानी कि सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के पास जैसे ही चला जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास जैसे ही वो जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास जाने के बाद क्या होगा? जो हमारा आरएनए होगा
लिखा हुआ है प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, तो उसके साथ अटैच होकर, आरएनए के साथ अटैच होकर क्या करेगा, कई सारी अपनी वायरस मतलब अपनी कई सारी कॉपीज यानी कई सारी अपनी प्रतियां जो है वो बनाना शुरू कर देगा। और इस तरह से जब वो अपनी प्रतियां खूब सारी बना लेगा तो जो हमारा आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होगा हमारी प्लांट सेल का, वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। वो अपना काम, जितनी भी उसकी गतिविधि है, वो अपनी गतिविधि को क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा, साइलेंट कर देगा। तो वही फिनोमिनल जो होगा वो क्या बोला जाएगा, आरएनए साइलेंसिंग बोला जाएगा। यानी कि वायरॉइड जो होगा जब हमारा न्यूक्लियस के पास पहुंचेगा तो वो अपनी कई सारी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा, और कई सारी कॉपीज बनाने के कारण जो आरएनए होगा वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। तो इसी फिनोमिना को, इसी क्रियाविधि को क्या बोलेंगे हम, आरएनए साइलेंसिंग बोलेंगे। और आरएनए जब साइलेंस हो जाएगा तो क्या होगा, जो वायरॉइड्स होगा वो अपनी कई सारी कॉपीज बना लेगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, कई सारी अपनी आरएनए पॉलीमरेज के साथ अपनी कॉपीज बना लेगा। और फिर ये कॉपीज क्या होंगी, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा बाहर निकलेगी। प्लाज्मोडेस्माटा मतलब न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपको अच्छे से प्लाज्मोडेस्माटा समझना है तो क्लास 9 का लेक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियस चैप्टर 1 का, तो उससे आप क्लियर हो जाएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ये जो आरएनए होते हैं जिनकी कॉपीज बन चुकी होती है वायरॉइड्स की, तो वो वायरॉइड्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और बाहर आके क्या लिखा हुआ है, बिकम सर्कुलर विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। लाइगेज एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से जो आरएनए होते हैं या डीएनए होते हैं उनको जोड़ा जाता है। लाइगेज एंजाइम जो होता है वो जोड़ने का काम करता है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक होता है जिसके द्वारा कटिंग का, जेनेटिक नाइफ, किसी भी आनुवांशिक जो पदार्थ है उनको, डीएनए या आरएनए, उनको कट करने का काम करेगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जोड़ने का काम करेगा लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम जो होगा उसकी हेल्प से ये आरएनए जो बने हुए होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो वायरॉइड से लाइगेज एंजाइम के द्वारा चिपक जाएंगे और मूव आउट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या करेंगे, ये प्लांट्स में इन्फेक्ट कर देंगे, प्लांट को इन्फेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मेन मोटिव था हमारा आरएनए साइलेंसिंग को समझाने का। तो आरएनए साइलेंसिंग इसके द्वारा आपको समझ में आ गई होगी। तो आरएनए जब साइलेंस हो जाएगा तो जो डिजीज होगी वो क्या हो जाएगी, काज हो जाएगी, यानी डिजीज जो होगी वो फैल जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। द सेकंड सिम्टम इज स्टंट ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ चेक हो जाना। चेक हो जाना का मतलब रुक जाना। जो ग्रोथ होगी, उसकी जो वृद्धि होगी प्लांट की, वो क्या होगी, स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड फ्लावर, यानी कि लीफ और जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि विल्ट हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, या वो डिफॉर्म हो सकते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। उनकी जो फॉर्मेशन, उनकी जो बनने की प्रक्रिया वो डिफॉर्म हो जाएगी, चेक हो जाएगी, वो रुक जाएगी। फिर है क्लोरोसिस, स्टेम नेक्रोसिस एंड डेथ। व्हाट इज द क्लोरोसिस? क्लोरोसिस का मतलब होता है, कभी कभी आपने देखा होगा प्लांट ग्रीन कलर की अभी लीफ थी, वो विल्ट होकर के, यानी मुरझा करके, विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, तो विल्ट करके वो कैसी हो गई, वो ब्राउन कलर में हो गई, पूरी ब्राउन हो गई। तो इस तरह का जो इन्फेक्शन देखा जाता है लीव्स में, तो वो बोली जाती है क्लोरोसिस, यानी कि क्लोरोफिल जो उसमें है उसका लिसिस हो गया, उसका क्या हो गया, स्वलयन हो गया। तो क्लोरोसिस जो होगी, तो वो क्लोरोसिस में यही होता है कि जो हमारी लीफ होती है वो ग्रीन टर्न टू ब्राउन, यानी कि ग्रीन से ब्राउन हो जाती है। स्टेम नेक्रोसिस का मतलब होता है स्टेम भी जो होती है, जैसे आपकी स्टेम बिल्कुल इरेक्ट स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, तो क्या हो जाती है, विल्ट हो जाती है, मुरझा जाती है, बिल्कुल ग्रीनिश कलर अपना छोड़ने लगती है, वो होता है स्टेम नेक्रोसिस। एंड डेथ, और प्लांट जो होता है वो डेथ, यानी कि मृत हो जाता है। तो ये 4 सिम्टम थे जो वायरॉइड्स के थे। अब हम ट्रांसमिशन इसका पढ़ लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वायरॉइड्स का ट्रांसमिशन, यानी कि वायरॉइड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे फैलते हैं। तो अब हम ट्रांसमिशन देखते हैं वायरॉइड्स का, कि वायरॉइड्स कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो किस तरह से जाते हैं। तो वायरॉइड्स जो ट्रांसमिटेड होते हैं, तो लिखा वायरॉइड्स एंटर थ्रू द पॉलन एंड ओव्यूल, यानी कि पॉलन और ओव्यूल के द्वारा वो एंटर करते हैं। पॉलन जो होता है वो हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और जो ओव्यूल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इन दोनों के थ्रू वो कहाँ तक जाएगा, वो एंटर करता है, और इनके द्वारा एंटर होकर वो क्या करता है, वो सीड में एंटर कर जाता है। और सीड में एंटर करने के बाद जब न्यू प्लांट बनता है, या न्यू प्लांट सीड जब जर्मिनेट होता है, जब न्यू प्लांट बनेगा, तो उसमें भी ये इन्फेक्शन इसका
दिखाई देता है। तो इस तरह से ये इंटर करते हैं पॉलन और ओव्यूल के द्वारा सीड में, और सीड जनरेट करके न्यू प्लांट में, न्यू बेबी प्लांट में इन्फेक्ट करता है। फिर सेकेंड ट्रांसमिशन जो हम देखते हैं वो वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड अमंग प्लांट्स बाय द कंटामिनेटेड फार्म मशीनरी एंड इंसेक्ट, यानी कि जो हम फॉर्म में यानी कि खेत में हम जो मशीनरी यूज करते हैं उनके द्वारा, इंसेक्ट और कुछ कीड़े मकोड़ों के द्वारा क्या होता है, जो हमारा वायरस होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसमिटेड होता है। तो वायरस हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रियॉन्स। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रियॉन्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं प्रियॉन्स के बारे में, क्या होते हैं प्रियॉन्स। तो प्रियॉन्स जो है उनकी खोज की थी टी एल्पर ने, डी हैग ने और एम क्लार्क ने, और इसको बताया था काजेटिव एजेंट ऑफ द स्कार्पी, यानी कि स्कार्पी एक बीमारी होती है जो कि न्यूरॉन सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। ये इट इज अ फैटल डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि नर्वस सिस्टम की जो रोग होता है वो होता है कि स्कार्पी, और जो देखा जाता है किसमें, गोट में और शीप में, यानी कि बकरी और भेड़ में ये बीमारी देखी जाती है जिसका नाम है स्कार्पी। और इस स्कार्पी बीमारी के अंदर ही प्रियॉन्स को देखा गया था, और प्रियॉन्स को देखा किसने था, टी एल्पर ने, डी हैग ने और एम क्लार्क ने देखा था। फिर इट इज अ नेकेड प्रोटीनेशियस पार्टिकल। अभी हम वायरस पढ़ रहे थे, वायरस में हमने ये पढ़ा कि कैप्सिड जो होती है यानी कि जो प्रोटीन लेयर होती है वो क्या होती है, अपसेंट होती है। लेकिन इसमें इसका अपोजिट है, इसमें नेकेड प्रोटीनेशियस पार्टिकल पाए जाएंगे, यानी कि प्रोटीनेशियस पार्टिकल तो पाए जा रहे हैं, लेयर नहीं, पार्टिकल पाए जा रहे हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है यानी कि डीएनए और आरएनए है वो इसमें नहीं पाया जाएगा। उसमें डीएनए और आरएनए जो है वही पाया जा रहा था, प्रोटीनेशियस लेयर जो थी वो नहीं पाई जा रही थी। लेकिन इसमें प्रोटीनेशियस पार्टिकल जो होंगे वो पाए जाएंगे, लेकिन जो आरएनए और डीएनए है यानी कि न्यूक्लिक एसिड है वो नहीं पाया जाएगा। फिर इट इज द सिमिलर टू साइज ऑफ वायरस अप्रॉक्स 4 to 5 नैनोमीटर, यानी कि ये जो इसकी साइज होगी वो किसके बराबर होगी, वो वायरस के ही साइज के बराबर होगी, और इसकी साइज भी कितनी होगी, 4 to 5 नैनोमीटर होगी, यानी कि वायरस के की ही सिमिलरिटीज इसमें देखी जाएगी, वायरस की तरह ही इसकी जो साइज होगी वो होगी। लेकिन वायरस की जो साइज थी वो वायरस की 1000 गुना कम थी, यानी कि 1000 गुना छोटा था वायरस से। फिर अटैच्ड ऑन न्यूरो सिस्टम से क्या होता है, ये जो प्रियॉन्स होता है वो अटैच्ड होता है। फिर बात करते हैं कुछ इन्फेक्शस बीमारियों की डिजीज के बारे में। तो इन्फेक्शस डिजीज कौन कौन सी है, इन्फेक्शस डिजीज है एक हमारी TSE जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन स्पॉन्जी एलियोपैथिक। देखा था प्रियॉन्स के बारे में, अब हम उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में अभी हमने बताया TSE जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये ह्यूमन और एनिमल्स दोनों में देखी जाती है, और ये जो डिजीज होती है ये न्यूरॉन सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा उसी को ही इन्फेक्ट करती है सिर्फ, और ये हमारे सिर्फ इम्यूनिटी पावर को ही डिस्ट्रॉय करती है, इम्यून सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करती है। तो ये हमारी तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सिस्टम को इन्फेक्ट करने वाली जितने भी वायरस हैं उनको हम प्रियॉन्स बोलेंगे। और वो TSE यानी कि ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफेलोपैथी एक डिजीज है जो कि प्रियॉन से होती है, और जो ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों में देखी जाती है, और दोनों में न्यूरॉन सिस्टम पर अफेक्ट करती है। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, अगर ह्यूमन प्रियॉन्स की बात करें, ह्यूमन प्रियॉन डिजीज की बात करें, तो ह्यूमन प्रियॉन डिजीज जो है वो है क्रू इंसेफेलोपैथी एक होती है। क्रू इंसेफेलोपैथी में ये होता है डिमेंशिया एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल। डिमेंशिया का मतलब होता है पागलपन, यानी कि पागलपन है या याददाश्त की कमी है। तो ये सारे लक्षण, ये सारे कैरेक्टर जो है, सिम्टम्स जो है वो डिमेंशिया में आते हैं। तो डिमेंशिया एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रोल यानी कि मांसपेशियों पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो चला जाता है। किस बीमारी में, क्रू इंसेफेलोपैथी में। और ये किस में देखी जाएगी, ये देखी जाएगी ह्यूमन में। और अगर हम वही न्यूरॉन सिस्टम लॉस की बात करें या न्यूरॉन सिस्टम वीक न्यूरॉन सिस्टम की बात करें इन एनिमल्स में यानी जानवरों में, जंतुओं में, तो वो हम देखेंगे स्कार्पी स्पॉन्जी इंसेफेलोपैथी, यानी कि उसका नाम होगा स्कार्पी स्पॉन्जी इंसेफेलोपैथी। और इसमें भी यही सेम सिम्टम होगा कि जो
मसल्स होंगी हमारी कंट्रोल करने की, जो मसल कंट्रोल करने की जो क्षमता होगी यानी कि कैपेसिटी जो होगी मांसपेशियों को नियंत्रित करने की, वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों डिजीजेस थी जो प्रियॉन से होती हैं। तो हमारा आज जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टर्म पर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।